दोस्तों, इस केस फाइल की शुरुआत होती है हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके से, जहां एक पॉश अपार्टमेंट मौजूद है और इस अपार्टमेंट का नाम है स्वान लेक, जिसमें केवल अमीर तरीन या कहें तो शहर के रसूखदार परिवार ही रहते हैं। और इन्हीं परिवारों में से एक परिवार राकेश अग्रवाल नाम के शख्स का भी था, जो अपनी पत्नी रेणुका अग्रवाल और अपने 2 बच्चों के साथ इस अपार्टमेंट के 13वें फ्लोर पर रहते थे। आपको बता दें, राकेश अग्रवाल एक स्टील कंपनी के बिजनेसमैन थे, जबकि उनकी पत्नी रेणुका, जिनकी उम्र करीब 50 साल थी, वो एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी, जो पति और बच्चों का ख्याल रखने के साथ साथ घर के कामकाज भी संभालती थी। लेकिन अब उनकी उम्र हो चुकी थी, इसलिए राकेश ने घर में नौकरों की व्यवस्था कर दी थी, जो सुबह से लेकर रात तक घर का सारा काम करते थे। वहीं राकेश अग्रवाल के बच्चे आमतौर पर पढ़ाई के सिलसिले में बाहर ही रहते थे, जो कभी कभी छुट्टियों में घर आ जाया करते थे। यानी कुल मिलाकर कहें तो इस अपार्टमेंट में केवल रेणुका और राकेश ही हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इतना ही नहीं, जब राकेश सुबह काम पर निकल जाते थे तो बीच बीच में रेणुका को फोन कर उनकी खैरियत मालूम करते रहते थे, क्योंकि उनके जाने के बाद रेणुका ही अकेले घर में रहा करती थी, जिस वजह से राकेश को उनकी फिक्र होती थी। इसलिए वो दिन में 2-3 बार तो अपनी पत्नी को फोन कर ही लिया करते थे और उनकी आवाज सुनने के बाद वो बेफिक्र हो जाते थे। लेकिन 10 सितंबर को कुछ ऐसा होता है कि राकेश फिर कभी रेणुका से बात नहीं कर पाते हैं। दरअसल 10 सितंबर की दोपहर को करीब 2 बजे के आसपास का वक्त था। राकेश अपने काम में बिजी होते हैं, लेकिन तभी उन्हें रेणुका का ख्याल आता है, इसलिए वो काम को रोककर रेणुका को कॉल करते हैं, लेकिन वो उनका फोन नहीं उठाती। ये देखकर राकेश उन्हें दोबारा कॉल करते हैं, पर इस बार भी फोन की घंटी बजती रहती है, लेकिन रेणुका से राकेश की बात नहीं हो पाती। तब राकेश को लगता है कि शायद वो किसी काम में बिजी होंगी या फिर पड़ोस में चली गई होगी। हालांकि जब कभी ऐसा होता था तो रेणुका वहां से आने के बाद राकेश को खुद ही कॉल बैक कर लिया करती थी, इसलिए राकेश भी ये सोचकर फिर से अपने काम में लग जाते हैं कि रेणुका फ्री होने के बाद अपने आप ही कॉल कर लेगी। लेकिन काफी वक्त बीत जाता है पर उनका फोन नहीं आता देख राकेश को अब थोड़ी फिक्र होने लगती है, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसलिए वो दोबारा रेणुका के नंबर पर फोन करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। ना तो वो फोन उठाती है और ना ही कॉल बैक करती है। अब राकेश को घबराहट होना शुरू हो जाती है। वो कम से कम 6 बार रेणुका के नंबर पर लगातार फोन करते हैं, पर एक बार भी बात नहीं होती, जिसके बाद राकेश को लगने लगता है कि जरूर रेणुका किसी मुसीबत में है या शायद उनकी तबीयत वगैरह खराब हो गई है। इसलिए वो बिना वक्त गवाए जल्दी से अपने ऑफिस से घर के लिए निकलते हैं और घर पहुंचकर डोर बेल बजाते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। इसके बाद वो दोबारा बेल बजाते हैं, पर ना तो घर के अंदर से आवाज आती है और ना ही कोई दरवाजा ओपन करने के लिए आता है। ये देखकर राकेश रेणुका के नंबर पर फोन करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जिससे अब राकेश की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है। वो तुरंत ही सोसाइटी के जिम्मेदार लोग को फोन कर उन्हें पूरी बात बताते हैं, जिसके बाद कुछ लोग अपने साथ एक प्लम्बर को लेकर आते हैं और वो प्लम्बर किसी तरह बालकनी में पहुंचकर अपार्टमेंट का दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खोलते ही ये सभी अंदर आ जाते हैं, पर सामने का नजारा देखकर उनकी चीख निकल जाती है, क्योंकि रेणुका अग्रवाल बदहवास हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके सर और चेहरे को बार बार किसी भारी चीज से कुचला गया है। साथ ही गले पर भी अच्छा खासा निशान था। इतना ही नहीं, जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर तेज धारदार चाकू के जरिए दिखे गए जख्म के निशान भी थे। इसके अलावा बॉडी से कुछ ही दूरी पर एक प्रेशर कुकर भी रखा हुआ था, जिसका निचला हिस्सा ये गवाही दे रहा था कि रेणुका के सर पर इससे बार बार वार किया गया होगा। साथ ही उनके हाथ और पैर भी रस्सियों से बंधे हुए थे। अपनी पत्नी की ये दर्दनाक हालत देखने के बाद राकेश के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब किसने और क्यों किया। वहीं जब घर को चेक किया गया तो पता चला कि कुछ अलमारियां खुली हुई हैं, जिनमें रखी ज्वेलरी, कैश और कीमती सामान सब कुछ गायब है। हालांकि राकेश घर में ज्यादा पैसे रखते नहीं थे, इसलिए अलमारी में सिर्फ 1 लाख रुपए ही मौजूद थे, लेकिन 8 से 10 तोला सोना भी था, जो अब गायब था। इस बात की खबर अब तुरंत पुलिस स्टेशन में दी जाती है, जिसके बाद पुलिस बिना देरी किए फौरन घटना स्थल पर पहुंच जाती है और अपनी शुरुआती छानबीन करने लगती है। साथ ही 1311 नंबर के इस अपार्टमेंट को लेकर लिफ्ट के अंदर तक और नीचे फ्लोर पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है, ताकि पता चल सके कि लास्ट टाइम रेणुका के घर में कौन आया था। अब तक शाम का वक्त हो चुका था और पुलिस एक एक कमरे की फुटेज देख रही थी। तब उन्हें एक फुटेज में कुछ ऐसा नजर आता है जिससे कुछ ही पलों में पता चल जाता है कि ये काम किसने किया है।
दरअसल उस कैमरे में दो ऐसे चेहरे कैद होते हैं जिन्हें राकेश अग्रवाल भी अच्छे से जानते थे और सोसाइटी के बाकी लोग भी। सीसीटीवी फुटेज में जो दो लोग दिखाई दे रहे थे उनमें से एक का नाम था हर्षा कुमार जिसकी उम्र करीब 20 साल थी, तो वहीं दूसरे का नाम था रोशन सिंह जो अभी 22 साल का था और दोनों ही अलग अलग फ्लैट में सर्वेंट का काम करते थे। हर्षा को सिर्फ 11 दिन पहले ही राकेश अग्रवाल ने नौकर के तौर पर घर में काम करने के लिए रखा था, क्योंकि उनका जो पिछला सर्वेंट था वो अपने गांव चला गया था, जिस वजह से रेणुका को काफी मुश्किल हो रही थी। इसलिए राकेश अग्रवाल ने कोलकाता में एक प्लेसमेंट एजेंसी से संपर्क किया और उन्होंने घर के कामकाज के लिए हर्षा को राकेश के घर भेज दिया, जिसे यहाँ रहते हुए अभी सिर्फ 11 दिन ही हुए थे। वहीं दूसरा शख्स जो हर्षा के साथ कैमरे में दिखाई देता है वो था रोशन, जो इसी अपार्टमेंट की 14वीं मंजिल पर मौजूद एक घर में साफ सफाई का काम करता था। इसी बीच एक दिन उसकी मुलाकात हर्षा से हो जाती है, जो उसे बताता है कि उसकी पैदाइश झारखंड के रांची में हुई है और उसका घर भी वहीं है। ये सुनकर रोशन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो भी झारखंड के रांची से ही ताल्लुक रखता था। इसी वजह से हर्षा और रोशन की दोस्ती हो जाती है और दोनों अपने अपने काम से फ्री होने के बाद एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। क्योंकि यहाँ उनका अपना तो कोई था नहीं, इसलिए ये एक दूसरे को ही अपना परिवार समझ लेते हैं। पुलिस जब हर्षा और रोशन की फुटेज राकेश को दिखाती है तो वो तुरंत इसे पहचान जाते हैं और पुलिस को सब कुछ बता देते हैं। इसके बाद पुलिस पार्किंग एरिया के कैमरे को खंगालने लगती है, जिसकी फुटेज में दिखाई देता है कि हर्षा और रोशन पहले कंधे पर एक बैग टांगकर राकेश के घर से निकलते हैं और फिर लिफ्ट में दाखिल होते हैं और लिफ्ट के जरिए नीचे पार्किंग में जाते हैं। फिर वहां से एक स्कूटी उठाते हैं और स्कूटी पर बैठकर कॉलोनी से बाहर निकल जाते हैं। स्कूटी के बारे में जब राकेश से पूछा जाता है तो वो बताता है कि ये स्कूटी उन्हीं की है, जिसे राकेश ने घर के नौकरों के लिए खरीदा था ताकि वो घर के आसपास का काम आसानी से कर पाए। पर अब वो स्कूटी हर्षा और रोशन के पास थी, जो सारा सामान लूटने के बाद इसे भी अपने साथ ले गए। सारी सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद अब ये क्लियर हो चुका था कि रेणुका को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि ये दोनों ही है, जिन्होंने न सिर्फ रेणुका की जान ली बल्कि घर में लूटपाट भी की। पर हर्षा और रोशन इस वक्त कहाँ छुपे बैठे हैं, ये जानने के लिए हैदराबाद पुलिस कई टीमें बनाती है और उन्हें इन दोनों को जल्द से जल्द पकड़ने का ऑर्डर देती है। साथ ही कोलकाता की प्लेसमेंट एजेंसी से भी बात की जाती है ताकि हर्षा के खिलाफ कोई अहम सुराग मिल सके। पुलिस की टीम्स भी अपना काम करना शुरू कर देती है और हर जगह इन दोनों को तलाशती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। ये देखकर पुलिस सोशल मीडिया का सहारा लेती है और इन दोनों की फोटो समेत सीसीटीवी फुटेज को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डाल देती है और लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि ये दोनों जहां भी मिले तुरंत पुलिस से संपर्क किया जाए और उनके बारे में बताया जाए। अब क्योंकि ये मामला पौष इलाके का था, जहां के एक फ्लैट में लूटपाट के साथ किसी को मारा गया था, तो ये केस देखते ही देखते आग की तरह फैल जाता है और लोग हर्षा और रोशन की फोटोज ज्यादा से ज्यादा शेयर करने लगते हैं। इधर पुलिस भी लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई थी। तभी उन्हें पता चलता है कि ये दोनों रांची से बिलोंग करते हैं। ये जानने के बाद पुलिस की एक टीम फौरन रांची के लिए निकल जाती है और जब इनके घर पहुंचकर घर वालों से पूछताछ करती है तो वो पुलिस को बताते हैं कि हर्षा और रोशन तो कई महीनों से घर ही नहीं आए हैं। ये सुनकर पुलिस दोबारा अहमदाबाद आ जाती है और इनकी तलाश जारी रखती है। पर अगले दिन कुछ ऐसा होता है जिससे ये पूरा मामला सुलझ जाता है। दरअसल रांची पुलिस के पास एक फोन आता है जिसमें सामने वाला शख्स पुलिस से कहता है कि सर, हैदराबाद के अपार्टमेंट में जिस लेडी को मारा गया है और जिन लोगों की फोटोज वायरल हुई है, पुलिस जिनकी तलाश में है, उन्हें अभी अभी मैंने कैब से उतरता हुआ देखा है। क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो देखी थी, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये दोनों वही मुजरिम हैं। ये सुनते ही रांची पुलिस कैब ड्राइवर से कहती है कि वो उन्हें पूरी डिटेल बताए कि उसने हर्षा और रोशन को कौन सी लोकेशन पर उतारा है और कहां से बैठाया था। जिसके बाद वो ड्राइवर पुलिस को पूरी बात बता देता है और इस तरह रांची पुलिस ड्राइवर की मदद से 15 सितंबर को हर्षा और रोशन को रांची से अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उन्हें पहले ही अहमदाबाद पुलिस ने इन दोनों के बारे में बता दिया था। इसलिए रांची पुलिस तुरंत उन्हें कॉल कर दोनों आरोपियों को पकड़े जाने की खबर देती है और उन्हें बताती है कि ये दोनों रांची में अपने घर रुकने के बजाय रोशन के एक दोस्त के घर पर ठहरे हुए थे, जिसका नाम है राजू वर्मा। क्योंकि इन दोनों को पता था कि पुलिस इन्हें ढूंढते हुए घर जरूर जाएगी, इसलिए हर्षा और रोशन ने राजू के घर में रुकने का फैसला किया और वहां पर रहने लगे। इन दोनों को लग रहा था कि पुलिस अब इन्हें कभी ढूंढ नहीं पाएगी और ये केस इसी तरह चलता रहेगा और कुछ दिन बाद ठंडे बस्ते में चला जाएगा। लेकिन ड्राइवर की एक कॉल ने इनका पूरा प्लान चौपट कर दिया।
खैर पुलिस अब हर्षा और रोशन के साथ साथ राजू वर्मा को भी गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि उसने इन दोनों मुजरिमों को पनाह दी थी। इसके बाद पुलिस इनके बैग की तलाशी लेती है, जिसमें से सोने के गहने, 16 घड़ियां, 2 मोबाइल फोन और फ्लैट की चाबी बरामद होती है। साथ ही करीब 1 लाख रुपया कैश भी मिलता है। वहीं जब इनसे बाकी और गहनों के बारे में पूछताछ की जाती है तो ये पुलिस को बताते हैं कि वो हमने रांची में बेच दी है। इसके बाद हर्ष और रोशन को पुलिस अपनी रिमांड पे लेती है और जब इन दोनों से सख्ती से पूछताछ होती है तो एक ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी सुनाते हैं जिसे सुनकर पुलिस भी हक्का पक्का रह जाती है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये दोनों वही वहशी दरिंदे हैं जो लिफ्ट की फुटेज में एकदम मासूम से नजर आ रहे थे, जैसे मानो इन्होंने कुछ किया ही ना हो। पर असली कहानी तो कुछ और ही थी। दरअसल हर्षा पुलिस को बताता है कि जब 11 दिन पहले उसे राकेश के घर में काम करने के लिए भेजा गया था, बस तभी से उसकी नीयत खराब हो गई थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि राकेश एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इसी वजह से घर में भी एक से एक लग्जरी सामान था जिसकी कीमत लाखों रुपए में थी। वहीं घर में रेणुका के अलावा ज्यादा कोई रहता भी नहीं था, तो इसलिए हर्षा यहाँ चोरी करने का फैसला कर लेता है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं था जब वो कोई गलत काम करने के बारे में सोच रहा हो, बल्कि हर्षा पहले एक ड्रग एडिक्ट था जिसे कई बार रिहैब में भी भेजा गया था। इसका नाम कई बार चोरी चकारी और लूटपाट जैसी घटनाओं में भी जुड़ चुका था, जिसके बाद ये अहमदाबाद आ गया और राकेश के घर में नौकर के तौर पर काम करने लगा। पर हर्षा के मन में लालच ने पैर पसार लिए थे। उसे लग रहा था कि यहाँ तो चोरी करना बड़ा आसान है, तो क्यों ना इस घर को लूट लिया जाए। वहीं उसे अपना जैसा एक और साथी यानी रोशन भी मिल गया था, जिसे हर्षा ने अपना प्लान बताया और कहा कि वो सारा कीमती सामान बेचकर खूब पैसा कमा सकते हैं। ये सुनकर रोशन के मन में भी लालच आ गया और दोनों ने मिलकर फैसला किया कि जिस दिन रेणुका के घर में कोई नहीं होगा उस दिन हम अपने प्लान को अंजाम देंगे। अब क्योंकि हर्षा रेणुका के घर में ही रहता था और रोशन ऊपर वाले फ्लैट में, तो आए दिन ये मिलते ही रहते थे। इसी दौरान 10 सितंबर को इन्हें मौका मिल जाता है और हर्षा जल्दी से रोशन को बुलाकर उसे कहता है कि रेणुका घर में अकेली है, जल्दी चलो। ये सुनकर रोशन उसी के साथ घर के अंदर दाखिल हो जाता है और किचन में जाकर एक प्रेशर कुकर उठा लाता है, जिसे वो रेणुका के सर पर पीछे से जोर से मार देता है और वो जमीन पर गिर जाती है। इससे पहले कि रेणुका खुद को संभाल पाती, लगातार रोशन उसके सर पर प्रेशर कुकर से वार करता रहता है और जब वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है तो फिर ये दोनों रस्सी के जरिए उनके हाथ पैर बांध देते हैं। हालांकि कुकर के वार से रेणुका बिल्कुल मरने की कगार तक पहुंच गई थी, लेकिन इन बदमाशों को डर था कि कहीं वो जिंदा ना रह जाए, इसलिए ये पास में रखी एक कैंची को उठाते हैं और कैंची को रेणुका के गले और जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर अंधाधुन मारना शुरू कर देते हैं। एक कैंची से इनके शरीर को अनगिनत जख्म देते हैं, जबकि दूसरा किचन में जाता है और चाकू लेके आता है और फिर दोनों मिलकर रेणुका के गले पर चाकू से भी वार करते हैं। यानी पहले कुकर से, फिर कैंची से और अब चाकू के जरिए हर्षा और रोशन रेणुका के शरीर को छलनी कर डालते हैं और उन्हें तब तक मारते रहते हैं जब तक उनकी सांसें नहीं थम जाती। इसके बाद जब इन दोनों को यकीन हो जाता है कि रेणुका अब नहीं रही, तो ये तुरंत उस कमरे में जाते हैं जहां सारा कीमती सामान रखा हुआ था, क्योंकि हर्षा को 11 दिनों में पता चल गया था कि पैसे और बाकी चीजें कहाँ रखी जाती हैं। अब ये दोनों अलमारी को खोलते हैं और उसमें रखे 1 लाख रुपए चुरा लेते हैं। साथ ही जेवर, घड़ी वगैरह भी एक बैग में डाल देते हैं और यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। पर इससे पहले वो अपने कपड़ों और जिस्म पर लगे खून के धब्बों को छुटाने के लिए बाथरूम में जाकर नहाते हैं और फिर वही कपड़े बदलते हैं। साथ ही परफ्यूम वगैरह भी लगाते हैं, मानो इस तरह से जैसे इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। और एक बार फिर से पूरे घर को अच्छे से देखते हैं कि कहीं कुछ और लूटने को तो नहीं रह गया है। जब इन्हें तसल्ली हो जाती है तो दोनों 5 बजे के आसपास घर से बाहर निकलते हैं और लिफ्ट के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये जो शख्स है इस वक्त भी ये देखने की कोशिश कर रहा है कि कहीं कोई नामो निशान तो नहीं रह गया। खैर इसके बाद ये दोनों लिफ्ट से नीचे उतरते हैं और फिर पार्किंग एरिया में जाकर एक स्कूटी पर बैठकर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद ये रांची का टिकट खरीदते हैं और आखिर में कैब ड्राइवर की कॉल की वजह से दोनों अरेस्ट हो जाते हैं। हालांकि अगर हर्षा और रोशन चाहते तो सिर्फ घर को लूटकर भाग सकते थे, लेकिन दोनों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि इन्होंने रेणुका के हाथ पैर बांधकर अपनी दरिंदगी दिखाई, जिससे उनकी जान चली गई। इसलिए दोस्तों ध्यान रखें, अपने घर में किसी भी अनजान के आने से पहले उसकी बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करें और जांच पड़ताल के बाद भी उस पर आंख बंद करके कभी भी भरोसा ना करें, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आने वाली केस फाइल्स आपसे मिस ना हो।